नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय टोंक, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है अरस्तू के राज्य संबंधी या राज्य विषयक विचारों के बारे में। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे राज्य की उत्पत्ति के विषय में। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट वर्ग के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है और उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है, बल्कि अरस्तु ये मानकर चलता है कि राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और इसी कारण राज्य जो है व्यक्ति की इस प्रकृति का परिणाम है। साथ ही साथ अरस्तु यह भी कहता है कि राज्य मनुष्य की सामाजिकता का भी परिचायक है, अर्थात कि मनुष्य विचारशील और विवेकशील प्राणी है और उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से अलग होती है और यह सामाजिकता ही कुछ विशेष उद्देश्यों और मूल प्रवृत्तियां के साथ जुड़ी होती है और अनेक स्थितियों से गुजरकर आगे बढ़ करके वो एक राज्य के रूप में परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से अरस्तु राज्य की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं। अरस्तु मानते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो लगातार क्रमिक रूप में शनय शनय हुई है, अर्थात सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर परिवार नामक संस्था का जन्म होता है। परिवार से एक कुटुंब का जन्म होता है और कुटुंब व्यवस्था जो है उसमें ये देखा गया कि एक स्वामी के रूप में शासक कार्य करता है, क्योंकि कुटुंब इतना बड़ा नहीं होता कि वह सुरक्षा और संतानोत्पत्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसलिए बाद में चल करके व्यक्ति अपनी सुरक्षा को लेकर के एक गांव का निर्माण करता है और गांव के निर्माण, चूँकि गांव जो है वो बहुत सारे कुटुंब से मिलकर बनता है, तो व्यक्तियों के जो आपसी झगड़े हैं, जो विवाद हैं और उनको जो सामूहिक जीवन जीने का जो प्रबंध है वो गांव नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में गांव के सम्मिलन से नगर राज्य का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या है। अरस्तु ने राज्य को किस रूप में स्वीकार किया है। तो अरस्तु का मानना था कि राज्य जो है कुलों का और गांवों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यानी राज्य एक ऐसे सम्मिश्रित गांवों का समूह है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इसीलिए अरस्तु ने राज्य की परिभाषा देते हुए यह कहा है कि राज्य कुलों का और गांवों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है, अर्थात राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की एक इकाई है और जिससे कि वह अच्छे ढंग से कार्य कर सकता है और साथ ही व्यक्ति के सभी जो उसके जो व्यक्तित्व के जो चरण हैं, जो व्यक्तित्व की जो क्षेत्र हैं, चाहे वो नैतिक है, बौद्धिक है या फिर भौतिक है, उनकी सही ढंग से उनको विकसित कर सकता है। तो इस तरह से अरस्तु ने राज्य की बात की है। अब हम चर्चा करेंगे कि अरस्तु ने राज्य का जो स्वरूप बताया है और उसकी जो मूल विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अरस्तु का मानना था कि राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु का मानना था कि चूंकि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, अतः व्यक्ति राज्य से अलग रह करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। वह बहुत प्राकृतिक है। राज्य स्वाभाविक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए आवश्यक भी होता है। तो इसलिए अरस्तु ये कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है और वह व्यक्ति के जीवन के लिए और उसके सद्जीवन के लिए उसके अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, राज्य की विशेषताओं को लेकर अरस्तु कहता है कि राज्य जो है वो एक सर्वोच्च समुदाय है, अर्थात परिवार, गांव और राज्य ये सभी प्रकार के समुदाय हैं, लेकिन प्रत्येक समुदाय की जो स्थापना है वो किसी न किसी प्रकार की अच्छाई या श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए हुई है। तो अंततः राज्य के उद्देश्य को लेकर के अरस्तु कहता है कि राज्य वह सर्वोच्च समुदाय है जो कि मनुष्य की सामाजिक
प्रवृत्ति के विकास की एक चरम अवस्था है और उसमें व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक और नैतिक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव है। तो इस प्रकार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है और जितने भी अन्य समुदाय हैं वो उसके अंक में उस समाये हुए हैं। तीसरी बात, राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य जो है वो विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ एक संपूर्ण जैविक स्वरूप है या सावयव रचना है और व्यक्ति और समुदाय इसके अंग होते हैं। जिस प्रकार शरीर के अंगों का समस्त महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है, ठीक उसी तरह से व्यक्तियों और समुदायों का जो महत्व है वो राज्य की जीवन देने वाली शक्ति के कारण है। अगर राज्य नहीं होगा तो वे सब खत्म हो जाएंगे और उनका विनाश हो जाएगा। अगला जो विशेषता राज्य के लिए अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। अर्थात अरस्तु ने कहा कि पूर्वगामी से उसका तात्पर्य है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। ये कैसा हुआ उसको लेकर अरस्तु कहता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति उसका एक तत्व है। लेकिन अगर जहाँ तक बात पूर्णता की होती है तो उसके बाद में अंग आते हैं, इसलिए राज्य जो है व्यक्ति से पूर्ववर्ती है और इसलिए उसका मानना है कि समय की दृष्टि से तो परिवार पहले आता है लेकिन प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। अर्थात इस बात को वह व्यक्त करता है कि राज्य अधिक विकसित है और उस बात को अच्छे ढंग से व्यक्त करता है जो समाज के भीतर छिपी रहती है। अगली विशेषता राज्य को लेकर है वो है राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। यानी आत्मनिर्भरता का मतलब है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताएं अपने आप पूरी नहीं कर सकता। परिवार और गांवों के द्वारा व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर कुछ रूप में या आंशिक रूप में हो जाती है, लेकिन अंत में राज्य ही एक ऐसा संगठन है जो मनुष्य के जीवन की इन आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति कर सकता है या उनको पूरा कर सकता है। और साथ ही साथ राज्य जो होता है वो व्यक्ति की प्रकृति की उच्चतम आवश्यकताओं, उसकी बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। तो इस तरह से राज्य में व्यक्ति को किसी तरह का कोई अभाव नहीं रहता है और इसीलिए उसको एक आत्मनिर्भर संगठन कहा गया है। अब हम बात करेंगे कि अरस्तु राज्य के किस उद्देश्य की चर्चा करता है। यानी वो कहता है कि राज्य क्यों बना या राज्य का निर्माण क्यों हुआ या राज्य धीरे धीरे विकसित होकर के क्यों अस्तित्व में आया। तो यहाँ अरस्तु का मानना था कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए ही अस्तित्व में आया है और उसके सद्जीवन के लिए ही वो बना है। सद्जीवन से तात्पर्य क्या है कि मनुष्य अपने जीवन के साथ साथ अपने व्यक्तित्व के सभी पक्षों का पूर्ण विकास कर सके, इसलिए राज्य नामक संस्था होनी चाहिए। तो अरस्तु कहता है कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, यानी उसका कार्य केवल बुरे कामों, अपराधों को रोकना ही नहीं होता बल्कि मानव को नैतिकता और सद्गुणों यानी उसको अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ाना भी होता है। तो इस प्रकार अगर हम राज्य के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो अरस्तु का मानना था कि व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा ऐसे सभी कार्य करना जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का तो विकास हो, साथ ही साथ उसका जीवन भी श्रेष्ठ बने और वह अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में भी सहायता उसको प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार राज्य के मुख्य उद्देश्य की चर्चा करने के साथ ही अरस्तु बात करता है राज्य के कार्यों की। तो अब हम बात करेंगे कि अरस्तु राज्य के लिए कौन से कार्यों की बात करता है या वह एक राज्य में किन कार्यों को सौंपना चाहता है। तो पहला कार्य जो अरस्तु मानता है कि राज्य को अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी राज्य जो है एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करे, ऐसी परिस्थितियां पैदा करे ताकि व्यक्ति अपने नैतिक, भौतिक, बौद्धिक जीवन का विकास कर सके और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बन सके, यानी वो अपना जीविकोपार्जन कर सके और किसी पर भी निर्भर नहीं रहे। तो पहला कार्य व्यक्तियों के जीवन को पूर्ण बनाना है और उसको आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना होता है। दूसरा कार्य राज्य को लेकर अरस्तु कहता है कि व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को
श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करना। अर्थात व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं, जिन कार्यों को करने की प्रकृति है, जो श्रेष्ठ हैं, जिनको वो अच्छे ढंग से कर सकता है, उन कार्यों को वो एक आदत के रूप में, यानी एक अच्छे कार्य के आदत के रूप में उनको बढ़ाने में मदद करे, उसके लिए वो सुविधाएं उत्पन्न करे, ताकि व्यक्ति के अंदर जो कौशल है, जो कुशलता है, जो योग्यता है, वो पूर्ण रूप में विकसित हो सके। तीसरी बात, अरस्तु कहता है कि राज्य जो है अपने सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, या अर्थात संतुष्ट करने से तात्पर्य क्या है कि राज्य अपने सदस्यों की जितनी भी नैसर्गिक आवश्यकताएं हैं, भोजन है, रहन सहन की है, या जीविकोपार्जन की है, या कार व्यवसाय की है, या ऐसी परिस्थितियां जिसमें उसको अपने विकास कर सके, उन सभी प्राकृतिक आवश्यकताओं को उसको पूर्ण करना होगा। यानी अपने राज्य के लोगों को वो सभी सुविधाएं मुहैया करानी होंगी, दिलानी होंगी, जिससे कि व्यक्ति अपने प्राकृतिक जीवन को जी सके और अपने आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। साथ ही साथ अगली बात जो कार्य के रूप में अरस्तु कहते हैं कि व्यक्तियों को राज्य ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करे जिससे कि व्यक्ति अपना न केवल शारीरिक विकास कर सके, बल्कि बौद्धिक और नैतिक स्तर पर भी वो अपने जीवन को विकसित कर पाए। और साथ ही साथ यह भी अरस्तु कहता है कि बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास करने पर व्यक्ति का जो जीवन है वह एक सकारात्मकता की ओर जाएगा, और साथ ही साथ व्यक्ति जो है बुरे कामों से और अपराधों की तरफ जाने से भी रुक पाएगा। तो इस तरह से अरस्तु ने राज्य के सिद्धांत और राज्य के उद्देश्य और कार्यों की चर्चा की है। आज हमने अरस्तु के राज्य के स्वरूप, उसके उद्देश्य, कार्य और विशेषताओं के बारे में चर्चा की। अब हम अगले व्याख्यान में एक अन्य विचार के साथ आपके साथ पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।